हाँ भी मारती हूँ, जंग लेते यार। तो भी अब इस वीडियो में हम कर रहे होंगे अपने सैम्पल क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2, ठीक है। और इसमें हम कर रहे हैं अपना पूरा पूरा सेक्शन बी, ठीक है। इससे पिछले वाले पार्ट में हमने सेक्शन ए को पूरा पूरा सॉल्व कर लिया है, जिसमें कि हमने 21 क्वेश्चन किए थे डिटेल्ड, उसमें हमने पूरा पूरा सोल्यूशन समझा था। और इस वीडियो में हम कर रहे होंगे सेक्शन बी, दैट इज का पार्ट बी, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से पार्ट ई तक हम टोटल 5 सेक्शन हम इसके कर रहे होंगे सैम्पल पेपर के। इसके बाद भी और सारी चीज़ें प्लान है, तो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे यार साथ में मैंने इस बार मल्टीपल जगह पे तुम्हारे लिए चीज़ें कर रखी है, यानी कि यहाँ पे सैम्पल पेपर, साथ में सॉल्यूशन, साथ में एक्सप्लेनेशन, और यहाँ पे आपको पेन पेपर के थ्रू भी आपको एक्सप्लेनेशन मिल रहा होगा, ठीक है, प्रॉपर। तो जो भी प्रोग्राम्स वगैरह होंगे उनको ड्राई रन कैसे करना है, एग्जाम में तुम लोग कैसे उन चीज़ों को एक्चुअल में समझ रहे होगे, प्रोग्राम को ब्रेक डाउन कैसे कर रहे होगे, वो सब कुछ भी डिटेल में समझा रखा है। और साथ में VS कोड का टर्मिनल भी खोल रखा है, ठीक है। तो VS कोड में जहाँ जहाँ पे कोई चीज़ होगी एक्सप्लेन करने वाली, कोड्स को रन करने वाली, वो भी हम यहाँ पे कर रहे होंगे, ठीक है। तो ओवरऑल बेसिकली इस वीडियो को तुमने आराम से देखना है, बिल्कुल। वीडियो लंबी हो सकती है तो उसकी कोई टेंशन मत लेना, ठीक है। जितनी भी लंबी वीडियो को कंप्लीट देखो, आराम से देखो। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो को। सबसे पहले वी हैव हाउ इज म्यूटेबल ऑब्जेक्ट डिफरेंट फ्रॉम इम्यूटेबल पाइथन ऑब्जेक्ट। तो सबसे इजी थ्योरी लेवल का क्वेश्चन है, थ्योरी का क्वेश्चन है, दैट इज क्या कि जूम अप कर देता हूं थोड़ा सा। हाउ इज म्यूटेबल ऑब्जेक्ट डिफरेंट फ्रॉम इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट इन पाइथन, यानी कि म्यूटेबल ऑब्जेक्ट और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स कैसे डिफरेंट है। अब यार हमें बहुत ईजी बेसिकली पता है कि हमें भाई दो चीज़ें होती है हमारे यहाँ पे, एक होता है कि म्यूटेबल और एक होता है इम्यूटेबल, ठीक है। एक होता है इम्यूटेबल। अब इनका मतलब क्या है? म्यूटेबल मतलब मैंने बहुत बार ऑलरेडी आपको बता रखा है कि वो चीज़ें जो कि चेंज हो सकती है, विच कैन बी चेंज्ड आफ्टर क्रिएशन, ठीक है, चेंज्ड आफ्टर क्रिएशन, तो उनको हम क्या बोलते हैं? म्यूटेबल बोलते हैं। और इम्यूटेबल मतलब जिनको कि हम चेंज नहीं कर सकते। तो बहुत बेसिक सी चीज़ थी यार, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे रखा था सैम्पल पेपर में। और प्लस इसमें पूछा हुआ था कि आइडेंटिफाई वन म्यूटेबल ऑब्जेक्ट एंड वन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। और यार आपको यहाँ पे ये सब चीज़ें दे दी और कह रहे हैं कि एक म्यूटेबल पहचानो और एक इम्यूटेबल पहचानो। तो बहुत ईजी चीज़ दे दी यार यहाँ पे क्वेश्चन में इन्होंने। इन्होंने दे दिया, हमें एक टपल दे रखा है, ये एक लिस्ट दे रखी है, ये आपको एक डिक्शनरी दे रखी है, और ये आपको एक स्ट्रिंग दे रखा है। तो कुछ इस तरीके से बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आपके सामने दे दिया। और ये यार अगर आपने वन शॉट्स हमारे देख रखे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत बेसिक, बहुत इजीली आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं बेसिकली। अब यार तुम्हें पता ही है, मैंने वैसे भी बता दिया, म्यूटेबल मतलब जिनको कि चेंज किया जा सकता है आफ्टर क्रिएशन, और इम्यूटेबल मतलब जिनको कि चेंज नहीं किया जा सकता आफ्टर क्रिएशन। एंड हमने पिछले पार्ट में भी देखा था कि भाई म्यूटेबल जो होते हैं, यानी कि म्यूटेबल जिनको कि चेंज किया जा सकता है, उनमें एग्जाम्पल में क्या था? लिस्ट, ठीक है। जैसे कि लिस्ट को हम क्या कर सकते हैं? चेंज किया जा सकता है आफ्टर क्रिएशन। बट टपल क्या होता है? टपल को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सो यहाँ पे वही है, एक्सप्लेनेशन आपको दे रखा है। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स देयर स्टेट और कंटेंट्स कैन बी चेंज्ड आफ्टर क्रिएशन, यानी कि क्रिएशन के बाद कंटेंट और उसके स्टेट को चेंज किया जा सकता है। बट यहाँ पे आपका इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स क्या है? देयर स्टेट और कंटेंट कैन नॉट बी चेंज, इम्यूटेबल चेंज नहीं कर सकते, ईजी। एंड यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, दैट इज क्या? म्यूटेबल ऑब्जेक्ट 1 2 लिस्ट, ठीक है। तो यही सब कुछ है इसमें। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, लिस्ट, डिक्शनरी, ठीक है, ये सब क्या है आपके? कैन बी मॉडिफाइड, तो इनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि ये म्यूटेबल होते हैं। बट यहाँ पे टपल्स और स्ट्रिंग जो है आपके, टपल्स एंड स्ट्रिंग कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, यानी कि इनको चेंज हम नहीं कर सकते क्रिएशन के बाद। तो यही सब चीज़ें। अब नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन जो देखा है, अच्छा बाय द वे मैं इसको यहाँ पे से ये वाला पार्ट हटा देता हूँ ताकि आपको इसमें क्लैरिटी देखने में पूरी की पूरी कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको एक्सपैंड कर दिया है, ठीक है। और अब यहाँ पे आपको सबसे पहला ये वाला समझ में आ गया होगा कि म्यूटेबल इम्यूटेबल बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थी, ठीक है, थ्योरी का। और इतने बेसिक क्वेश्चन यार एग्जाम में पूछे जाते हैं कभी कभी, तो थ्योरी लेवल का क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग वाला क्वेश्चन था नहीं। नेक्स्ट यार तुम्हारा गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यार ऑनेस्टली बताऊं तो अगर इतना इजी क्वेश्चन पेपर तुम्हारा आ गया तो तुम्हारे मजे हो जाएंगे कसम से, क्योंकि यहाँ पे यार 21 मार्क्स के जो क्वेश्चंस थे एमसीक्यू वगैरह वो बहुत ईजी थे, ठीक है। और जनरली पेपर ऐसा ही आता है, ठीक है, ऐसा ही पेपर आता है। तुम्हें बेसिक्स के ऊपर, क्लैरिटी के ऊपर ध्यान देना है। तुम लोग करते क्या हो कि तुम लोग सुमिता अरोरा के बहुत एडवांस लेवल के कोर्स प्रैक्टिस करने लग जाते हो, और फिर उसी में कंफ्यूज हो कि तुम ना बेसिक्स कर पाते हो ना तुम एडवांस कर पाते हो। तो तुम्हें करना क्या है यार? बेस्ट चीज़ जो तुम कर सकते हो दैट इज क्या कि तुम नोट्स को रेफर करो। नोट्स अगर तुमने डाउनलोड कर लिए होंगे, परचेज कर लिए तो फिर कर लेना, वरना अदरवाइज मैं क्या कह रहा हूं, तुम टॉपर्स पैकेज परचेज कर लेना, उसमें 100+ आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस, दैट इज द बेस्ट पार्ट उसका, ठीक है। 100+ आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस में आधे से ज़्यादा में तो तुम्हें ऐसी महारत हो जाएगी, ठीक है। बाकी नोट्स वगैरह से रिवाइज करते रहना, चीट शीट्स तुम्हें मिली जाएंगी, और फाइल हैंडलिंग के क्वेश्चंस भी उसमें है ही, तो उसको परचेज कर लेना जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, वैसे ही बता दिया फिर से, ठीक है।
टू एग्जाम्पल्स ऑफ एरिथमेटिक ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स। यार बहुत ईजी क्वेश्चन, अगर तुमने ऑपरेटर्स के बारे में जरा सा भी पढ़ रखा है 11th में, ठीक है, तो उसी के बेसिक्स से आ रखे हैं आपके। एरिथमेटिक मतलब क्या, प्लस माइनस डिवाइड सब्ट्रैक्ट, यही होता है एरिथमेटिक, और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। एंड रिलेशनल मतलब क्या, जो रिलेशन दिखा रहे, जैसे कि लेस देन इक्वल टू और डबल इक्वल्स टू, ये सब क्या होता है, रिलेशनल में होता है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, बहुत बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। एरिथमेटिक क्या है, एग्जाम्पल 1 दे दिया हमने एडिशन प्लस का साइन, और एग्जाम्पल 2 दे दिया सब्सट्रैक्शन। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप साथ में यहाँ पे एक एग्जाम्पल और भी दे सकते हो, जैसे कि लिस्ट में इनको अप्लाई करके दिखा दिया, ठीक है, और कुछ चीज़ें कर सकते हो। बट बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि भाई एग्जाम्पल्स बताने, तो आपने प्लस माइनस बता दिया। रिलेशनल में क्या है आपका, डबल इज इक्वल टू, यानी कि इक्वल टू, जो कि हम कंपेयर करने के लिए दो चीज़ों को यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पे लेस देन जो है आपका, ये दोनों रिलेशनल में आ जाएंगे। देन वी हैव एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है यहाँ पे थोड़ा सा, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं। जैसे कि यार हमने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए कोड बनाया था, अगर तुम्हें याद होगा तो फिर, ठीक है। तो उसमें हमने क्या किया था कि ए हमें लेंथ इंटू ब्रेथ करवाना था, ठीक है। तो वो इंटू क्या, मल्टीप्लाई वाला साइन, वो स्टार वाला साइन क्या है, वो एस्टरिस्क, दैट इज योर ऑपरेटर, ठीक है, एरिथमेटिक ऑपरेटर। नाउ वी कम्स टू क्वेश्चन नंबर 4, और ऊपर वाला क्वेश्चन बहुत इजी था। टफ क्वेश्चन अभी तक हमने यहाँ पे एनकाउंटर तो नहीं किए भाई अभी तक सैम्पल पेपर के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन, अच्छा बाय द वे, तुम्हें अगर कोई क्वेश्चन टफ लग रहा है तो मेरे को जरूर कमेंट्स में बताना, ठीक है। और कौन सा लग रहा है टाइम स्टैम्प के साथ बताना, ताकि मैं उस पार्ट को दोबारा देखूँ और मैं समझा दूँ तुम्हें और ज़्यादा बेटर क्लैरिटी के साथ। वन मोर थिंग यार, तुम लोग अगर मेरी रेगुलर वीडियोस देखते रहते हो तो टेलीग्राम चैनल तो तुमने ज्वाइन कर ही रखा होगा, अगर नहीं करा तो फिर कर लेना। और वहाँ पे अपने तुम्हारे जितने भी डाउट्स हो रहे हैं, जो भी तुम कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, वैसे तो तुम्हें ज़्यादा डाइवर्सिफाई करने नहीं है रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज से पढ़ना है। बट अगर तुम फिर भी कहीं से पढ़ रहे हो और तुमने कोई ऐसा क्वेश्चन प्रोग्रामिंग रिलेटेड कोई ऐसा क्वेश्चन एनकाउंटर किया कि भैया ये तो समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी, तो फिर आपको करना क्या है, आपको सिंपली मेरे टेलीग्राम पे मेरे को डीएम कर देना है, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन की फोटो लेनी है और मेरे को डीएम कर देना है, ठीक है। जब हम प्रोग्रामिंग वाले सेशंस कर रहे होंगे अपने, तो उसमें हम उन सारे क्वेश्चंस को जो आपने भेजा उन्हीं को पिकअप करके प्रोग्राम्स को आपको सामने सामने करके दिखा रहे होंगे, ठीक है। तो वो प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस सेशंस होंगे, वो स्पेसिफिकली हम प्रोग्राम्स के लिए ही कर रहे होंगे, ठीक है। सो दैट्स इट। नाउ इफ, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन देखा, इफ L1 ये है, ओके, और L2 ये है, तो हमने 2 लिस्ट दे दी हमें, इन्होंने बोला कि एक L1 ये है और एक L2 क्या है, ये है। आप बताओ कि देन चूज द फॉलोइंग यूजिंग बिल्ट इन फंक्शंस ओनली। तो आपको बताओ कि इनमें से बिल्ट इन फंक्शंस कौन सा यूज़ करोगे, ठीक है। तो चूज वन ऑफ द फॉलोइंग, इन दोनों में से कोई एक चूज करना है, हम लोग दोनों कर लेंगे, कुछ भी नहीं है इनमें। देखते हैं, राइट द स्टेटमेंट टू काउंट द अकरेंसेस ऑफ 4 इन L1। है कितना बेसिक सा क्वेश्चन। अच्छा मैंने तुमसे पिछली वाली वीडियो में बोला था कि मुझे फंक्शंस के ऊपर अगर तुम्हें वीडियो चाहिए तो फिर बताना। तो देखो मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम फंक्शंस को अच्छे से कर ले रहे हो ना, तो तुम्हारे 10 से 15 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे भाई, पता, क्योंकि फंक्शंस से ना मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिस्ट के ऊपर अप्लाई वाले फंक्शंस, काउंट वाला फंक्शंस, मैक्स मिन, इन सब वाले फंक्शन से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और कुछ ज़्यादा हो भी नहीं रहा है यहाँ पे। अब कह रहे हैं कि काउंट करना है, अब सिंपल सी बात है भाई, आपने काउंट यहाँ पे हमें खुद से बता दिया कीवर्ड, तो काउंट करना है तो फिर हम काउंट यूज़ करेंगे, सिंपल। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, L1 डॉट काउंट और उसका ब्रैकेट, तो ये देखो L1 डॉट काउंट उसका ब्रैकेट, जो भी आपको काउंट करवाना है। तो यहाँ पे हमें 4 काउंट करवाना था तो हमने 4 लिख दिया। अब इस वाली लिस्ट में से L1 वाली लिस्ट में से अगर हमें 1 काउंट करवाना होता तो हम 1 लिख देंगे ब्रैकेट में, और कुछ भी नहीं है यार, देयर इज नथिंग, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सिंपल आपको सिर्फ इतना सा एक लाइनर कोड लिखना है और उसी के मार्क्स मिल रहे हैं आपको। फिर और वाले में कह रहा है कि राइट अ स्टेटमेंट टू सॉर्ट एलिमेंट्स। अब सॉर्ट के लिए यार कितना बेसिक, सिर्फ फंक्शन है डायरेक्टली, L1 डॉट सॉर्ट और उसके बाद एक पैरेंथेसिस लगा दो, दैट्स इट, हो गया आंसर हमारा। कुछ है ही नहीं यार, मतलब बहुत बेसिक सैम्पल पेपर बना रखा है। एंड आई होप तुम्हारा पेपर ऐसा ही आए, ठीक है। बाकी अभी तक हमने टफ क्वेश्चन इनकाउंटर नहीं किया, हो सकता है आगे फर्दर ऑन टफ क्वेश्चन हो, बट फिलहाल कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना, ठीक है। उस हिसाब से हम अपनी प्रिपरेशन वगैरह ऑर्गेनाइज करेंगे किस तरीके से करना है। देन वी हैव राइट अ स्टेटमेंट टू इंसर्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ L2 एट द एंड ऑफ L1। अब देखो ये कीवर्ड है यहाँ पे, क्या, एंड ऑफ, ठीक है। एंड ऑफ L1 में करना है, यानी कि L1 के आखिरी में इंसर्ट करना है। अगर इनको सिंपली कहते हैं कि भाई इसको डालना है कहीं पे अपेंड कराना है, तो वो तो आप कैसे भी कर देते हैं, बट ये कह रहे हैं कि एंड ऑफ पे करना है। तो जब भी आपको एंड पे करना होता है ना, तो एंड वाले, एंड के ई से याद रखो कि एंड करने पे ना हमको एक्सटेंड यूज करना होता है। क्या, एक्सटेंड जो कीवर्ड है, एक्सटेंड जो वर्ड है, एक्सटेंड जो फंक्शन है हमें उसको यूज करना होता है। तो हमें क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे L2 डॉट एक्सटेंड और उसके बाद ब्रैकेट करके जो भी आपकी जिसको भी आपको डालना है, L1 डालना है ना आपको, तो L1 लिख दोगे उसके अंदर। तो L2 डॉट एक्सटेंड ब्रैकेट L1, तो ये होना चाहिए। देख लेते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपको L1 डॉट एक्सटेंड L2। तो यहाँ पे जिस भी चीज़ को एक्सटेंड करना है आपको यहाँ पे लिखा हुआ होगा, क्वेश्चन में क्या लिखा था देखो, राइट अ स्टेटमेंट टू इंसर्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ L2 एट द एंड ऑफ L1, ठीक है। L1 के एंड में डालना है, तो बेसिकली L1 के एंड में, जिसके भी एंड में डालना है ना, तो उसका नाम पहले लिखो। मान लो L1 के एंड में डालना है तो फिर L1 डॉट एक्सटेंड L2, ठीक है। बट अगर L2 के एंड में डालना है तो L2 डॉट एक्सटेंड L1, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से करोगे, जिसमें भी डालना है, मतलब
जिसके भी अंदर आपको वो करवाना है तो फिर उसको आपको उसका नाम लिखना होगा। लाइक यहाँ पे अगर L1 में को एक्सटेंड करवाना था, L1 के पीछे से L2 आता तो आपको L1 को आगे लिखना है, L1 डॉट एक्सटेंड करवाना है, राइट। तो ये आपका बहुत बेसिक था, ठीक ठाक क्वेश्चन था। एक्सटेंड करवाना आपको आना चाहिए। फंक्शंस के बारे में एक डिटेल अलग से वीडियो बनाएंगे हम लोग, ठीक है, प्रॉपर। उसमें हम सिर्फ फंक्शंस कर रहे होंगे, एक्सटेंड हो गया या फिर लिस्ट के अंदर कौन कौन से फंक्शंस लग रहे हैं, अपेंड है, सब इन्हीं को ही कर रहे होंगे, ठीक है। ड्रॉप, डिलीट, ये सब जो भी फंक्शंस है इसके अंदर उन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तुम्हारे एक भी मार्क्स यहाँ से नहीं कटना चाहिए। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव राइट अ स्टेटमेंट टू रिवर्स द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। लिस्ट 2 है, L2 है, तो L2 डॉट रिवर्स, बस कुछ भी नहीं था, L2 डॉट रिवर्स और उसका पैरेंथेसिस यही आई थिंक सर। ये देखो L2 डॉट रिवर्स, उसका पैरेंथेसिस सिंपल, दिस रिवर्सेस द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन L2 इन प्लेस। तो यार यहाँ पे मतलब हाई लेवल प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चन अभी तक हमने एनकाउंटर नहीं किया, बस छोटे मोटे कोड्स पूछ रहा है अभी तक हमसे। तो ये जो बिल्ट इन मेथड्स है ना, मेथड्स बोलो, फंक्शंस बोलो, एक ही बात होती है। इन सब के लिए मैं तुम्हारे लिए अलग से वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, ठीक है, ताकि इनको तुम भूलो ना और उसको रिवाइज कर पाओ टाइम टू टाइम। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखो इस वाले क्वेश्चन को देख के मुझे लगा था कि हाँ भाई थोड़ा सा कुछ एक लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि फॉर भी है और बाकी मतलब लूप वगैरह का यूज़ कर रहे हैं इसमें क्वेश्चन में। तो देखो इसके लिए हम यूज़ करेंगे अपना पेन पेपर, ठीक है। तो वीडियो आई होगी क्लियरली। अब देखो ध्यान से करना क्या है हमें यहाँ पे। सबसे पहले देखा इंपोर्ट रैंडम। तो देखो इंपोर्ट रैंडम तो तुम्हें पता ही होगा, इंपोर्ट कराने के लिए हम क्या करते हैं, इंपोर्ट रैंडम करते हैं, राइट। थोड़ा सा मैं टाइम ज़रूर ले सकता हूँ बट वीडियो को देखते रहना, हो सकता है कि तुम्हारा रिटेंशन कम हो जाए, ठीक है, एकदम से तुम लोग वीडियो छोड़ दो, बट अगर वीडियो तुम देखते रहोगे तो फिर क्लैरिटी नेक्स्ट लेवल मिल जाएगी, ठीक है। इंपोर्ट रैंडम कर रहे हैं सबसे पहले। फिर a इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा विजडम। तो यहाँ पे इन्होंने एक स्ट्रिंग दे रखा है, दैट इज क्या, विजडम, और इसमें इन्होंने इस तरीके से दे दिया, ठीक है। और देखो एक चीज़ और बता दो, जब भी तुम्हें इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा होगा, ठीक है, अब जब भी तुम्हें इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है तो फिर तुम्हें साइड में ना इस तरीके से ऐसे तो नहीं लिखना। मतलब यहाँ पे तो ये आई थिंक एमसीक्यू क्वेश्चन है, हाँ एमसीक्यू क्वेश्चन है आई थिंक। तो फिर वही बात है कि अगर तुम्हें ऐसे में क्वेश्चन देखा है तो मतलब ड्राई रन कैसे करना है वो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा, ठीक है। रैंड इंट ब्रैकेट 1,6, राइट। अब देखो यहाँ से सबसे पहला वाला स्टेटमेंट क्या कर रहा है, ये हेल्प करा रहा है कि मॉड्यूल को इंपोर्ट कराने में, है ना। ये तो पता ही होगा तुम्हें, एक मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट कराना है। तो इंपोर्ट रैंडम क्या एक टाइप का मॉड्यूल है। मॉड्यूल्स और कौन कौन से होते हैं, एक आपका मैथ मॉड्यूल भी इंपॉर्टेंट है आपकी क्लास के लिए, और एक आपका स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, राइट। और एक रैंडम भी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा फिर आप a इज इक्वल्स टू विजडम, या हमने क्या करा, एक वेरिएबल क्रिएट करा जिसके अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर दी है, और यहाँ पे हमने 1 से लेकर 6 तक। अब देखो यहाँ पे रैंड इंट लिखा हुआ है, अब ध्यान से समझना थोड़ा। आई होप वीडियो में क्लियर आ रहा है सब कुछ। सो यहाँ पे रैंडम जो होता है ना, जो रैंडम मॉड्यूल है, इसमें 3 तरीकों में आ सकता है हमारा जो 3 फंक्शंस होता है मेनली, दैट इज क्या, रैंड इंट, रैंड रेंज और एक रैंडम, ठीक है। रैंडम, रैंड इंट, रैंड रेंज। रैंड इंट जो होता है ना, रैंड इंट और रैंड रेंज तुम्हारे लिए ये मेन है सब, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है तुम्हारे, रैंड इंट और रैंड रेंज। अब रैंड इंट में क्या करते हैं, इसमें भी 2 वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है, इसमें भी 2 वैल्यूज़ आती है और इसमें भी क्या होती है, 2 वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है। बट एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पे, तुम रैंड इंट पे ना तुम सिर्फ 2 ही वैल्यूज ले सकते हो, बट रैंड रेंज में तुम 3 ले सकते हो बेसिकली, ठीक है। क्लियरली बता दो, वैसे तो तुम 2 लोगे तब भी चलेगा, वो वर्क करेगा, बट एक ना इसके पास एक स्पेशल कैपेबिलिटी है क्या, कि ये तीसरी वैल्यू भी ले सकता है, बट ये तीसरी वैल्यू नहीं ले सकता। अब दूसरा डिफरेंस देखो इन दोनों के बीच में। तो रैंड इंट जो है ना, ये जो इसकी एंड वैल्यू होगी ना, मतलब अगर मान लो तुमने 1 से लेकर 6 के बीच में लिखा, तो इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, ये इनमें से कुछ भी रैंडमली ले सकता है। यानी कि जो ये 6 है ना, ये इंक्लूसिव है, 1 और 6 दोनों के दोनों इंक्लूसिव है, मतलब कि हम इन दोनों को भी इंक्लूड कर रहे होते हैं अपने उसमें रेंज में। बट जब रैंड रेंज यूज़ कर रहे होते हैं तो ये जो फर्स्ट वाला है ये तो इंक्लूसिव होता है, बट जो ये सेकंड वाला होता है, ठीक है, जो ये आपके एंड वाला होता है, ये एक्सक्लूसिव होता है। एक्सक्लूसिव का क्या मतलब होता है कि भाई इसको हम इंक्लूड नहीं करते, मतलब अगर इसमें भी हम 1 और 6 लिखेंगे तो इसमें सिर्फ 1 2 3 4 5 तक ही इसके वो बनेंगे, इन्हीं में से ही कुछ सिलेक्ट करके वो दे देगा, 6 को वो इंक्लूड कभी नहीं करेगा। समझ रहे हो बात को, मतलब कि एक बार मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझा देता हूँ। अगर हम ये कोड रन करें, अगर हम एक कोड बनाते हैं, चलो थोड़ा सा, ठीक है, समझते रहेंगे साथ साथ में। अगर रैंड रेंज और रैंड इंट के लिए तो फाइल 1.py, राइट। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। पहले तो इंपोर्ट रैंडम कर लेंगे, ठीक है, इंपोर्ट रैंडम, ठीक है ना, ऐसी रैंडम हो गया रैंडम इंपोर्ट। और अब क्या कर सकते हो आप, सबसे पहले आप क्या कर सकते हो कि वैल्यू नाम का एक वो बना दो,
वैल्यू नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, रैंडम डॉट रैंड इंट ब्रैकेट 1,6। अब देखो ये जो है ना, अब जब भी मैं प्रिंट कराऊंगा वैल्यू को, तो ध्यान से समझो, जब भी अगर मैं वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूँ तो ये मुझे ना 1 से लेके 6 तक के बीच में कोई सी भी वैल्यू दे सकता है। अब जब मैं बीच में कह रहा हूँ उसका मतलब है कि 1 भी इंक्लूड है और 6 भी इंक्लूड है, यानी कि हो सकता है किसी सिनेरियो में ये मेरे को 6 भी दे रहा हो और 1 भी दे रहा हो, मतलब 1 तो आएगा ही आएगा। बस ये लास्ट वैल्यू में कन्फ्यूजन होती है, दैट इज क्या कि यार ये जो वैल्यू है इसमें कभी कभी लगता है कि यार ये आएगी, इंक्लूड होगी या फिर नहीं होगी। तो ये ध्यान से समझ लो, रैंड इंट है अगर तो इंक्लूड होगी, और अगर वो रैंड रेंज है तो वो इंक्लूड नहीं होगी। तो रन करके देखते हैं इसको एक बार, कुछ आउटपुट वगैरह देख लेते हैं थोड़े बहुत। रन पाइथन फाइल एंड वी हैव, अभी देखो यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है। तुम यहाँ पे नोटिस करते रहना वैल्यू, मैं लगातार चलाते रहूँगा। अभी 1 आ रहा है, ऐसे ही करके अलग अलग वैल्यूज आते रहेंगी। 3 आ गया और अब 6 आ गया है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 6 आ गया। कुछ ही ट्रायल्स के बाद हमें 6 मिल गया है। तो फिर यहाँ पे रैंडमली कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर रहा है, बट जैसे ही मैं इसको रैंड इंट से रैंड रेंज कर दूंगा, ठीक है, अब तुम देखोगे तुम्हें 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, बट 6 बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इवन आफ्टर ये चीज़ मैंने अंदर की सेम रखी हुई है, फिर भी 6 तुम्हें नहीं मिलने वाला, चाहे तुम कितना भी ट्राई कर लो, ठीक है। रन किया 1 आया, ठीक है, फिर से रन किया 4 आ गया, बहुत अच्छे, फिर से किया 1 आ गया, ऑल राइट, 1 5, ठीक है। तो देखो 1 5 4 सब कुछ ही मिल चुका है, और 1 फिर से, देन वी हैव 3 भी आ गया, 3 आ गया, ओके। तो देखो तुम्हें सब कुछ मिलेगा, तुम चाहे कितना ही इसको कितनी बार चला लो, तुम्हें सब कुछ तुम्हारा आ जाएगा। आउटपुट में 2 भी आ गया, तो सारे के सारे ही आ गए, बट 6 इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगा, बिकॉज 6 इज एक्सक्लूसिव इन रैंड रेंज। तो इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है एजर्शन रीजन में पूछ ले, हो सकता है एमसीक्यू में पूछ ले, तो तुम्हें ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है, राइट। एक और चीज़ होती है यहाँ पे, मैं एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने कॉमा 2 दे दिया। अभी जो कॉमा 2 होता है ना, ये होता है स्टेप, ध्यान से समझो ना। मैंने कहा था ना कि यहाँ पे हम 3 वैल्यूज ले सकते हैं रैंड रेंज में, फिर से देखो रैंड रेंज, मैंने कहा था कि रैंड रेंज में आप 3 वैल्यूज ले सकते हो। पहला जो होता है वो होता है स्टार्ट, दूसरा जो होता है वो होता है एंड, और तीसरा जो होता है दैट इज स्टेप, ठीक है। तो अगर मैं 1 6 और 2 लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब स्टार्ट तो 1 से होगा, राइट। तो 1 के बाद क्या होगा, 1 के बाद ये वैल्यू जो लेगा वो डायरेक्टली सिर्फ वो 2 को स्किप कर देगा, ठीक है। जनरली क्या हो रहा है, अगर मैं ये 1 2 6 ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 सब के सब ले रहा है, राइट। मतलब रैंड रेंज में तो ये सिर्फ 5 तक ले रहा है, ये नॉर्मल केस है। जब मैंने पीछे की वैल्यू नहीं दे रखी, मैंने थर्ड वैल्यू जब भी नहीं दी है, यानी कि मैंने स्टेप की वैल्यू जब नहीं दी है, तब इनमें से कुछ भी आ सकता है। बट जब भी जैसे ही मैंने ये स्टेप की वैल्यू दे दी, चाहे 2 दी, चाहे 3 दी, चाहे कुछ भी, अभी अगर मैंने 2 दी, लेट सपोज मैंने स्टेप की वैल्यू याद दी 2 दी, तो ये पहले इसको तो लेगा, फिर 1 को स्किप कर देगा, यानी कि अब ये कितना ही ट्राई कर लो, ये 2 को कभी नहीं लेगा। फिर ये 3 को ले लेगा, तो 3 आ सकता है, बट फिर 4 को नहीं लेगा, एक को स्किप करते हुए चलेगा, ठीक है। फिर 5 को ये ले लेगा। तो ये 3 वैल्यू ही अब यहाँ पे आ सकती हैं। इन 3 वैल्यू के अलावा आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे अपीयर नहीं होगी। चाहे तो अब हम इसको ट्राई कर लेते हैं, इसको रन करके प्रॉपर, ठीक है। देखो 5 आ गया, मैंने क्या कहा था 135, ठीक है। क्या लिखा हुआ है ध्यान से देख लो, 135, और यहाँ पे सामने आउटपुट देखना, ठीक है। 135 के अलावा तुम्हारा कुछ भी नजर नहीं आएगा। तुम्हारा 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है, और 5 आ रहा है अगेन, और 3 आ गया। तो देखो तुमने देखा 135, अब तुम चाहे इसको कितना ही रन कर लो, तुम अपने फ़ोन में ट्राई करो, अपने लैपटॉप में ट्राई करो, किसी में भी ट्राई करो, अब ये वो सब वैल्यूज जो कि पहले दे जाते हैं, यानी कि 2 और 4 जो है, अब वो बिल्कुल भी नहीं देने वाला, क्योंकि यहाँ पे स्टेप क्या आ गया है, हमारा 2 का स्टेप आ गया है। थोड़ा सा और समझा देता हूँ। अगर मान लो भैया हमने स्टेप क्या रख दिया, 3 रख दिया, 1 से लेकर 10 तक मान लो, ठीक है। अब मैंने स्टेप क्या कर एंड क्या कर दिया, 10 तक ले लिया, ताकि थोड़ा बहुत तुम्हें ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि वरना नंबर्स कम हो जाएंगे। अब मैंने 3 का ले लिया, ठीक है। पहले जनरल केस में आता है, अगर हमने स्टेप नहीं लिया, अगर हमने स्टेप नहीं लिया होता और ये अगर रैंड रेंज में लगा हुआ है, ठीक है, अगर इसमें रैंड रेंज है, तो ऑब्वियसली ये वाला तो एक्सक्लूसिव हो गया, राइट। इसको तो हम इंक्लूड करेंगे नहीं, तो ये क्या बनाएगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, और 9 आ सकता है, राइट। तो ये सब वैल्यूज इसमें क्या है, आ सकती हैं, ठीक है। बट अब जब मैंने यहाँ पे 3 का स्टेप दे दिया, तो स्टार्ट तो 1 से होगा ही होगा, यानी कि इसको तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा। 1 को इंक्लूड करा, फिर 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 2 को स्किप करते हुए चले, मतलब बेसिकली यहाँ पे 3 है ना, तो 3 का स्टेप का मतलब होता है कि एक स्टेप यहाँ से, एक स्टेप, 2 स्टेप, फिर डायरेक्टली 3 स्टेप, तीसरा वाला जो आ रहा है उसको लेना है, यानी कि अब हमें 4 को लेना है। फिर 4 को ले लिया, फिर इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, उसका डायरेक्टली थर्ड वाला जो कि 7th आ गया हमारा, ठीक है। इसके बाद हमारा
इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो आगे तो कुछ है ही नहीं। तो अब हमारा सिर्फ 147 सिर्फ इन्हीं में से ही आउटपुट आएगा और कुछ भी तुम्हारा नंबर नहीं आएगा। तो यार ये ना बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, कभी रैंड रेंज से, कभी रैंड इंट से, और ये हर जगह पे प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चंस तुमसे क्वेश्चंस पूछे ही जाने वाले हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ने किसी ने कमेंट भी किया था कि भैया रैंडम वाले को थोड़ा डिटेल में समझा दो, अगर तुमने करा था या फिर जिसने भी जिस वीडियो को देख रहे हो अगर तुमने किया था तो बताना मुझे, ठीक है। मैंने यहाँ पे रैंड रेंज रैंड इंट को बहुत डिटेल में बता दिया और मेनली यही पूछा जाता है, ठीक है, मेनली तुम्हारा यही पूछा जाता है। अब देखो इसको मैं चेंज कर देता हूँ इसी फॉर्मेट में, 147 ही आएगा। मैं क्या लूँगा, मैं यहाँ पे रेंज में ये डालने वाला हूँ 110 और 3, ठीक है, 110 एंड 3, ठीक है, 110 3 हमने डाल दिया। इसको करते हैं रन, और जैसे ही हमने इसको रन किया पहले देखो वैल्यू क्या आई, 7 आई, यहाँ पे दिख रहे 7 वैल्यू आ गई। मैंने कहा था कि 7 इसमें इंक्लूड होगा। तो ये होता है यार ड्राई रन। अब हमने क्या किया, ड्राई रन किया, हमें पता चल गया कि भाई इनमें से ही कुछ होगा। अब जब तुमने अगर ये कॉपी में लिख दिया ना कहीं पे बिना रन करे, तो तुम श्योर होने चाहिए कि भाई ये मैंने लिख दिया तो इन्हीं में से ही आउटपुट आएगा, ठीक है। तो उस लेवल की क्लैरिटी, उस लेवल का ड्राई रन आपको करना, उस लेवल का अप्रोच आपकी होनी चाहिए कि भाई आप श्योर हो कि भाई यही आंसर आपका रहने वाला है। अब इसको चाहे मैं कितनी बार रन कर लूँ, ठीक है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। 4 आया तो 4 मैंने लिखा हुआ है, मतलब जो भी आउटपुट आएगा वो मेरे बताए हुए में से ही आएगा। 4 आ गया, ठीक है। तो 147 के अलावा आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। 4 और 7 तो बार बार आ ही रहा है, बस एक बार 1 भी आ जाए तो फिर श्योरिटी मिल जाएगी कि ठीक है ये सही वर्क कर रहा है। 1 भी आ गए, देखो फाइनली वी हैव गॉट आवर 1। तो तीनों वैल्यूज हमारी आ गई हैं। अब यही सब वैल्यूज रिपीट होती रहेंगी, इनके अलावा कोई भी न्यू वैल्यू नहीं आने वाली। तो ये आई होप आपका रैंड इंट रैंड रेंज आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेट्स वी मूव ऑन टू दिस। तो अब आ जाते हैं वापस इस पे। तो हम कहाँ पे थे, हम ये कोड लिख रहे थे, ठीक है। तो अब तुम्हें रैंड इंट समझ में आ गया कि रैंड इंट मतलब कि दोनों को इंक्लूड कर रहा है, यानी कि इसमें क्या क्या आ सकता है भाई, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। इन सब में से कुछ भी ये दे सकता है। अब क्या है देन नेक्स्ट, हमें डायरेक्टली तुम प्रिंट वाले पे देखो। प्रिंट वाले पे क्या है, पहले तो फॉर वाली एक रेंज चल रही है, ठीक है। एक सेकंड जरा क्लैरिटी दिख रहा है ना सब कुछ। तो फॉर वाली एक रेंज चल रही है इनकी। फॉर में ये कह रहे हैं फॉर आई इन रेंज 0 B एंड 2, ठीक है, 0 B एंड 2। बाय द वे अगर कहीं पे भी कुछ समझ नहीं आता है प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट डाउन, ठीक है। कुछ ऐसी बात नहीं है, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। जैसे ही मेरे को कमेंट दिखेगी मैं रिप्लाई कर दूंगा तुम्हारा, और तुम्हें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन या तो कमेंट में दे दूंगा या तो फिर नेक्स्ट फर्दर ऑन वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। क्योंकि यार सोल पर्पज़ ही है तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना, ठीक है। तुम्हारे क्लास 12th में कंप्यूटर साइंस का जिम्मा मैंने उठा रखा है, ठीक है, पूरी तरीके से। तो तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे 90-95% मैं लेके आऊँगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारा ये जो है रेंज आ गया तुम्हारा, ये हमने दे दिया 0 B। अब देखो सबसे पहली चीज़ तुम्हारे दिमाग में चमकनी चाहिए कि भैया ये बी दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये बी है क्या, तो बी तुम्हें ऊपर डिफाइन कर रखा था क्या, रैंडम रैंड इंट 1 to 6। यानी कि यहाँ से जो ये बी की वैल्यू है, बी में इनमें से जो मैंने ऊपर लिखा था इनमें से कोई सी भी वैल्यू बी में आ सकती है किसी भी मोमेंट पे, ठीक है। मतलब जब हम इस कोड को रन कर रहे हैं वी आर नॉट श्योर अबाउट द वैल्यू ऑफ बी, हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू अभी नहीं मिली है, ठीक है। तो हमें थोड़े बहुत अजम्पशंस करने पड़ेंगे यहाँ पे, राइट। और इसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रिंट करवा दो। क्या प्रिंट करवाना है सर, प्रिंट करवाओ ए का आई। अब ए का आई, ए क्या है हमारा, ए तो हमारा विजडम था, और विजडम का आई, आई मतलब क्या, अब देखो ये स्टार्ट किससे हो रहा है, 0 से हो रहा है। तो अगर यहाँ पे मान लेता है ये 0 से, बी की वैल्यू कुछ भी है, स्टार्ट तो होगा ही ना, स्टार्ट 0 से होगा। तो ए 0 क्या होगा, सबसे पहले ये बताओ ए 0 क्या होगा। ए 0 का मतलब है कि जो ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ए है, इसका आप जीरोथ यानी कि जो आपका ये 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको रिटर्न करो, ठीक है। तो ये जो स्ट्रिंग है विजडम, इसका 0th इंडेक्स पे क्या होगा, अच्छा इंडेक्सिंग आई होप तुम्हें ऑलरेडी आती होगी। ये विजडम मैं फिर से बता देता हूँ, इंडेक्सिंग में क्या होता है यार, अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव इंडेक्सिंग के थ्रू चलोगे तो वो स्टार्ट होती है 0 से। तो यहाँ पे W क्या होगा 0, फिर I क्या होगा 1, फिर S क्या होगा 2, फिर D होगा 3, 4 एंड 5। कुछ इस तरीके से यार ये हमारी पॉजिटिव इंडेक्सिंग चलती है। अगर तुम नेगेटिव इंडेक्सिंग सीखना चाहते हो तो कुछ भी नहीं है, बस m को नेगेटिव ले लो, m से स्टार्ट करो -1, फिर o क्या हो जाएगा -2, d हो जाएगा -3, s हो जाएगा -4, i हो जाएगा -5 और w हो जाएगा -6। तो ये तुम्हारी नेगेटिव इंडेक्सिंग हो गई और ये तुम्हारा पॉजिटिव इंडेक्सिंग हो गई। तो इंडेक्सिंग का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। और अगर तुम्हें अभी भी कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट्स बता दो, मैं इसको इंडेक्सिंग को थोड़ा और डिटेल में समझा दूंगा, राइट। देन वी हैव यहाँ पे हमारा क्या है A0। अब A के 0 पे कौन फॉल हो रहा है, W फॉल हो रहा है। तो यहाँ से क्या रिटर्न होगा, अगर हम बोलें कि भाई A0 क्या है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा W आ जाएगा, राइट। तो इतना तो थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिल रहा है कि हाँ भैया ये हो रहा है। उसका देखो देखो एक और चीज़ देखिए, सिर्फ इतना ही नहीं है, फिर बोल रहा है एंड इज इक्वल्स टू हैश, ठीक है।
एंड हैश, अब देखो जब भी यहाँ पे एंड जो है ना, ये एंड का एक मतलब है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दोगे। एंड जब भी आप लिखोगे तो जो भी आपका यहाँ से आउटपुट आया है उसके पीछे से क्या हैश आ जाएगा, अपने आप चिपक के हैश चिपक के आ जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे हमने डब्ल्यू लिखा था, मतलब अगर यहाँ से डब्ल्यू आउटपुट आया था तो डब्ल्यू के पीछे से अपने आप क्या आ जाएगा, हैश आ जाएगा। और इतना होते ही ये लूप फिर से रिपीट होगा। ठीक है, कब तक रिपीट होगा, जब तक वो लास्ट रेंज बी तक नहीं पहुंच जाता, और बी तो हमें श्योर है ही नहीं। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने वाली है, दैट इज क्या कि यहाँ पे जो रेंज है ना, ये 2 दे रखी है। ठीक है, ये क्या दे रखी है आपकी, 2 दे रखी है। तो ये भी थोड़ा सा वो है, सोचने वाली बात है कि भाई 2 दे रखी है रेंज, तो भैया मतलब आपको स्टेप 2 दे रखा है। यानी कि अगर मान लेते हैं कि इसमें भी सेम होता है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे सीखा ना, सेम टू सेम यही चीज़ इसमें भी है। यानी कि क्या, अगर आपको यहाँ से 0 से लेकर 6 के बीच में दे रखा है और स्टेप 2 डाल रखा है, तो इसमें क्या क्या आएगा, आपका 0 आ सकता है, आपका देन लाइक अगर हम स्टेप नहीं होता, लेट्स सपोज अगर स्टेप नहीं होता तो क्या होता, 0 1 2 3 4 5। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी आप फॉर लूप यूज़ करते हो, जब भी आप फॉर लूप यूज़ करते हो और जब भी आप रेंज के साथ लिखते हो, फॉर लूप में रेंज के पीछे से जो आप ये लिखते हो, ठीक है, ये जो आप लिखते हो, तो यहाँ पे जो ये एंड वैल्यू होती है ना, ये एक्सक्लूसिव होती है। अब जब मैं कह रहा हूँ एक्सक्लूसिव होती है, इसका क्या मतलब है कि इसको इंक्लूड नहीं किया जा सकता। यानी कि ये जो लूप होगा ये एक नंबर पहले ही स्टॉप हो जाएगा, यानी कि 5 पे ही स्टॉप हो जाएगा, 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी कि 6th आइटरेशन वॉन्ट रन यहाँ। ठीक है, तो ये बात हो गई। और ये जो है ये तो ऑलरेडी यू नो 2 क्या लगा है, स्टेप लगा हुआ है। स्टेप का क्या मतलब है कि ये एक एक से जंप करेगा, यानी कि स्टार्ट तो 0 से हो रहा है, फिर 1 को इंक्लूड नहीं करेगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 3 को इंक्लूड नहीं करेगा, फिर 4 पे जाएगा, फिर 5 को इंक्लूड नहीं करेगा। तो यहाँ से क्या क्या आउटपुट आ सकता है, 1 2 4, तो ये सब आउटपुट यहाँ से आ सकता है, राइट। तो आई होप समझ में आ रहा होगा, ये सब क्या है आउटपुट, 1 2 4 आपके आउटपुट यहाँ से आ सकते हैं, और बाकी इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिल रही है, अगर मिल रही है तो प्लीज़ कमेंट्स करना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, जब तुम्हारी कमेंट्स देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ यार चलो कुछ तो फर्क पड़ रहा है, कुछ तो एटलीस्ट वी आर एबल टू क्रिएट अ चेंज, क्रिएट सम चेंज, तो मेक अ चेंज। ओके, सो वी हैव a इज इक्वल्स टू विजडम, b इज इक्वल्स टू रैंडम रैंडेड, फॉर आई इन रेंज दिस प्रिंट a, और ये आपको दे दिया ओवरऑल। अब देखो बात समझना, सबसे पहले क्या है, b की वैल्यू, पहले तो आपकी b की वैल्यू 1 से लेकर 6 के बीच में, तो फिर वो कुछ भी हो सकती है, राइट। तो b की वैल्यू क्या हो सकती है, हो सकता है कि वो किसी इंस्टेंस पे हो सकता है कि वो क्या हो, 1 हो, किसी इंस्टेंस पे हो सकता है कि वो 3 हो, किसी पे 5 हो। तो लेट्स सपोज कि उसकी वैल्यू 1 है, अज्यूम करना, ठीक है। अगर उसकी वैल्यू 1 है तो फिर यानी कि क्या होगा, ये जो फॉर के अंदर है, फॉर वाले लूप को देखो, फॉर वाला हमारा कहाँ था, यहाँ पे था। तो b की वैल्यू अगर 1 हो गई तो मैंने क्या कहा था कि ये अगर 0 से लेकर 1, यानी कि 0 और 1, 0 1 और 2 ये दे रखा है, तो ये ना बहुत मतलब वो सेंसिटिव चीज़ है, इसको ध्यान से समझना। 0 पे स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्ट तो होगा, बट 1 पे ही एंड हो रहा है, यानी कि 1 पे एंड हो रहा है, तो क्या हम 1 को इंक्लूड करेंगे, नहीं, हम 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज जो एंड रेंज होती है वो क्या होती है, एक्सक्लूसिव होती है, वो इंक्लूसिव नहीं होती। तो हम सिर्फ 0 पे ही इसको 0th हाइड्रेशन पे इसको रन करेंगे, समझ रहे हो। तो ये सिर्फ 0th हाइड्रेशन पे रन होगा, और यानी कि सिर्फ ये एक बार रन होगा, और कब रन होगा, जब आई की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि ये 0th हाइड्रेशन है तो आई की वैल्यू 0 होगी। और इसी तरीके से आई की वैल्यू बढ़ती जाती है एक एक करके। ठीक है, अगर तुम्हें यार इसमें डाउट हो रहा है फॉर वगैरह में, तो तुम चाहो तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें पाइथन के जो रिवीजन टूर है ना उनको अच्छे से देखना। ठीक है, उनके वन शॉट्स को देखने के बाद तुम्हें ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ये 0th पे रन होगा, और प्रिंट A0, जब ये ए आई कह रहा है ना, तो A0 पे जब रन होगा तो वहाँ से क्या रिटर्न होगा, W और फिर हैश। तो ये इसका आउटपुट हो जाएगा कब, जब हमारा ये जो है आई की बी की वैल्यू जो है वो 0 होगी। समझ लो थोड़ा हौश पौश हो गया, बट फिर भी समझा देता हूँ। ठीक है, ऊपर पे कहीं पे समझा देता हूँ। तो मतलब अगर आपका आई की वैल्यू किसी इंस्टेंस, मतलब अगर आपकी बी की वैल्यू जो रैंडम से निकल के आ रही है, अगर जो रैंडम से मैंने बताया ना, रैंडम से 1 3 5 तीन ही वैल्यूज निकल के आ सकती है। तो किसी इंस्टेंस मान लो कि 1 वैल्यू निकल के आई, बी से 1 वैल्यू निकल के आई, तो फिर उस केस में क्या होगा, W हैश रिटर्न होगा। ठीक है, अगर बी से हमारी 3 वैल्यू निकल के आई, ठीक है, अगर बी से हमारी वैल्यू जो है वो 3 निकल के आई, तो क्या होगा आपका, एक सेकंड, बी से तो रैंडमली कोई सी भी वैल्यू आ सकती है, बट स्टेप जो है वहाँ पे चेंज होगा। ठीक है, तो मतलब बी से 0 भी आ सकती नहीं, अब नेक्स्ट वैल्यू बी से 2 आ सकती है, लेट्स सपोज। बट जब 2 से वैल्यू आएगी, अब ध्यान से समझना, अगर वैल्यू बी से 2 निकल के आ रही है तो इसका मतलब हो जाएगा जो हमारा बनेगा वो बनेगा 1 2 2, राइट, 1 2 2। तो ये हमारी स्टार्ट वैल्यू 1 हो जाएगी, और एंड वैल्यू जो है, सॉरी गलत लिख दिया, 0 2 2। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने वही वो रेंज वाला जो है, जो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है, जो ये रेंज वाला तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पे स्टार्ट तो 0 से किया है, बट मैंने जो एंड वैल्यू है बी की बस वैल्यू पुट की है। ठीक है, और कुछ भी नहीं किया। बी की वैल्यू मैं क्या सपोज कर रहा हूँ कि बी की वैल्यू 2 है, तो ये 2 पे क्या रन होगा। तो अब आउटपुट क्या आने वाला है, देखो सबसे पहले तो ये स्टार्ट 0 से होगा, ऑब्वियस सी बात है 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, एक सेकंड, दिख नहीं रहा क्या,
तो ऑब्वियस सी बात है ये 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 0 से स्टार्ट हुआ, फिर नेक्स्ट क्या है आपका 2 दे रखा है एंड वैल्यू, तो 2 तो एक्सक्लूसिव है, बट ये 1 पे भी रन होगा, 0 के बाद किस पे रन होगा, ये 1 पे रन होगा। तो यहाँ पे 2 आइटरेशंस होंगी, ठीक है, आई की वैल्यू एक बार होगी 0 और दूसरी बार होगी आई की वैल्यू 1। तो जब आई की वैल्यू 0 होगी तब वो क्या प्रिंट करेगा, वो डब्ल्यू हैश प्रिंट करेगा ऑब्वियसली, और जब आई की वैल्यू 1 होगी तब वो क्या प्रिंट करेगा। अब ध्यान से समझ रहे, यहाँ पे लाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे स्टेप क्या दे रखा है आपका 2 दे रखा है, स्टेप 2 दे रखा है, इसका मतलब है कि वो एक दो मतलब एक के बाद एक को छोड़ रहा है, उसके बाद नेक्स्ट पे जा रहा है। तो यानी कि यहाँ से आउटपुट क्या क्या आ सकते थे, 0 और 1 आ सकते थे। मैं यही तो बोला आई किस पे 0 और 1 पे रन होगा, बट 0 और 1 पे रन होने के बाद आई इसको स्किप कर देगा, ठीक है, और देखेगा इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ आई पे ही रन होगा, ठीक है, 0 पे ही रन होगा। मैंने बहुत डिटेल में बताया है, मुझे पता है, ठीक है, और थोड़ा सा तुम्हें लग सकता है कि ज़्यादा डिटेल हो गया, बट कोई नहीं, अच्छी बात है, डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखो यहाँ पे द आंसर शुड बी लाइक, यहाँ पे ऑप्शंस में थोड़ा सा तो कुछ तो गड़बड़ है, लाइक सैम्पल पेपर में ऐसे ही दे रखा था, बट अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे डब्ल्यू हैश है, ठीक है, बढ़िया बात है, यहाँ पे डब्ल्यू और डब्ल्यू हैश आई हैश है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, डब्ल्यू हैश आई हैश एस हैश, बहुत अच्छे, बट ये जो ऑप्शन है इसमें क्या है, डब्ल्यू हैश के बाद सीधा एस हैश आ गया, ठीक है, डब्ल्यू हैश के बाद क्या आ गया, सीधा एस हैश आ गया, यानी कि यहाँ से आई को बिल्कुल ही इन्होंने हटा दिया, और ये नहीं होना चाहिए, लाइक चलेंगे तो हमेशा क्या सीक्वेंस वाइज ही। तो यहाँ पे जो आपकी मिनिमम वैल्यू आएगी बी की, अच्छा इन्होंने ये भी पूछा था साथ में कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, देखो ऑल्सो स्टेट द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज पॉसिबल इन द वेरिएबल बी। तो बी में क्या क्या मिनिमम पॉसिबल है, मिनिमम 1 आ सकती है, ये तो मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से बता दिया, और मैक्सिमम क्या है 6 आ सकती है, क्योंकि ये रैंड इंट है, अगर ये रैंड रेंज होता तो मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ 5 होती, राइट। सो देन वी हैव नाउ आउटपुट एनालिसिस। अगर देखो, अगर चाहे बी की वैल्यू 1 हो चाहे 2 हो, लूप आइटरेट किस में करेगा, 0 इंडेक्स पे ही करेगा, यही बात मैंने आपको समझाई, ठीक है, कि चाहे आप बी की वैल्यू 1 लो या फिर 2 लो, यानी कि जो 1 और 2 चाहे आप कोई भी वैल्यू लो, आपका आउटपुट यहाँ से डब्ल्यू हैश ही आने वाला है और कुछ नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला, बिकॉज ऑफ दिस स्टेप, ये स्टेप अगले वाले को स्किप कर देगा। तो जो पहला वाला आ रहा है सेम वैसे ही रिजल्ट नेक्स्ट वाला भी आएगा, यानी कि 1 पे और 2 पे सेम ही आउटपुट आ रहा है, चाहे बी की वैल्यू 1 लो चाहे 2 लो, सेम ही आउटपुट आ रहा है, 3 लो 4 लो उसमें सेम आ रहा है, 5 लो 6 लो उसमें सेम आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। तो बी की वैल्यू 1 और 2 पे डब्ल्यू हैश आएगा, 3 और 4 पे क्या आएगा, डब्ल्यू हैश एस हैश, और उसके 5 और 6 पे क्या आएगा आपका आउटपुट डब्ल्यू हैश एस हैश आएगा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा था कि आइडेंटिफाई द करेक्ट आउटपुट, तो यार करेक्ट आउटपुट तो ये भी हो सकता है, देखो डब्ल्यू हैश भी हो सकता है। अब मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन में गलती है, शायद यहाँ पे इनको स्टेप की जगह पे 1 ही लिखना चाहिए था, ठीक है, ऑनेस्टली बता, और मैंने उसी हिसाब से अपना आंसर बना रखा है। तो अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 होती तो ये प्रॉपरली आंसर जो आपका निकल के आता वो क्या आता, ये वाला निकल के आता, ठीक है, but I think there is some sort of mistake. तो फिर none of the given options perfectly match all possible outputs. However, if one of the options must be chosen based on the typical values, option C, ठीक है, डब्ल्यू हैश एस हैश इज द करेक्ट फॉर केसेस व्हेन बी इज 3 और 4। तो मैं अकॉर्डिंग टू दैट अभी ये फिक्स नहीं हो रहा है, कहीं पे मैच नहीं हो रहा, तो बट डब्ल्यू हैश एस हैश दैट इज ऑप्शन सी शुड बी द आंसर। तो ये कुछ दे रखा है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रखा है, तो वो तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, द कोड प्रोवाइडेड इज इंटेंडेड टू स्वैप द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ द गिवन टपल। तो इस स्वैप के लिए एक दे रखा है, और यहाँ पे बोल रहा है अंडरलाइन द करेक्शंस, तो एरर वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन यार बहुत फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं, ठीक है, तो यार ये वाले क्वेश्चन भी बहुत फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं आपका एरर वाले, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले बहुत इजी यार, ये तो डायरेक्ट ही है, मैं क्या बताऊँ, देखो ये सबसे पहली चीज़ आप देखोगे कि भैया डी एफ है, डी एफ मतलब क्या फंक्शन है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, फंक्शन का नाम दे दिया, बहुत अच्छी बात है, और यहाँ पे इन्होंने पैरामीटर्स दे दिए, बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ पे सर आपका कॉलन कहाँ गया, ठीक है, कॉलन कहाँ गया, ठीक है, यहाँ पे आपको पता है कि जब भी हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो फंक्शन डिफाइन करने के बाद आपका एंडिंग में क्या लगता है, कॉलन लगता है, जो कि इंडेंटेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे कॉलन लगेगा सबसे पहले, तो दैट इज द एरर। Then next, if len tuple is less than equal to less than 2, और यहाँ पे कॉलन लगाया है, बहुत अच्छी बात है। फिर आपका क्या करना है, रिटर्न टप, बट यार आप यहाँ पे नोटिस करोगे इस इधर से लेके इधर के बीच में इनमें कोई भी इंडेंटेशन नहीं दे रखा है इन्होंने, लाइक यहाँ पे जिस लेवल पे ये जिस लाइन पे ये चल रहा था सेम इसी लाइन पे ये भी चल रहा है। वैसे अगर आपको इसमें क्लियरली नहीं दिख रहा होगा तो आप सैम्पल पेपर में भी चेक कर लेना, ये सेम लाइन में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, इंडेंटेशन का ध्यान देना है, और उसको आप अंडरलाइन कर दोगे। तो दूसरी चीज़ क्या है, इंडेंटेशन देना था रिटर्न को, मतलब रिटर्न टपल को मैं लिख के बता देता हूँ। जैसे कि ये आपका इफ चल रहा था ना, इज इट विजिबल, ओके, इफ चल रहा था, इफ लेन
लेंथ अप इज लेस देन 2, अगर ये इंडेंटेशन लगाया तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट लाइन को जो है वो रिटर्न टप को कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जो ये स्पेस है दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन, ठीक है। और ये देना बहुत ज़रूरी होता है। ये कब देते हैं, जब यहाँ पे आपका अगर कहीं भी आपको यहाँ पे कॉलन दिख जाए तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपको इंडेंटेशन देना ही पड़ेगा, राइट। देन वी हैव न्यू टपल इज इक्वल्स टू, ओके, तो ये भी ठीक लिखा है, इसमें तो कोई इशू नहीं है इस वाले स्टेटमेंट में, बट एक ठीक है। देन वी हैव रिटर्न न्यू टपल, तो यहाँ पे क्या है, रिटर्न कर देगा न्यू टपल, बहुत सही है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पे रिजल्ट इज इक्वल्स टू स्वैप फर्स्ट लास्ट, ओके, तो यहाँ पे हमने इसको कॉल किया है, बेसिकली स्वैप फर्स्ट लास्ट वाले एलिमेंट को कॉल किया है और उसकी वैल्यू को रिजल्ट के अंदर स्टोर कर दिया। फिर प्रिंट स्वैप टपल इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे एक कॉमा लगाना था, या तो आप इसको कॉमा लगा दो, ठीक है, लाइक मैं लिख के बताता हूँ, या तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे कि भाई प्रिंट स्वैप्ड टपल, स्वैप टपल, और कैसा दे रखा है, रिजल्ट, ऐसे दे रखा है ने, ये कुछ इस तरीके से देखा है। तो आपको क्या करना है, या तो आप यहाँ पे छोटा सा कॉमा लगा दो, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हो, आपकी इस रिजल्ट को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, str रिजल्ट की तरीके से, ठीक है, इसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, फिर प्लस लगा दो यहाँ पे, और बाकी सब कुछ ऐसे का ऐसे ही रहने दो। ये भी एक तरीका है, स्वैप जो भी है वटेवर, जो भी इसके अंदर है स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ है, और ठीक है प्रिंट आगे से। तो एक ये भी तरीका है कि यार आप पहले आप रिजल्ट को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, फिर इस कॉन्कैटिनेशन का यूज़ करके, प्लस वाले का यूज़ करके आप इसको कॉन्कैटिनेट कर दो, ठीक है। तो ये हो गई हमारी चीज़। देन वी हैव प्रिंट स्वैप्ड टपल, और उसका जाके रिजल्ट ये कर दिया, और दैट्स इट, यही है। अब देखो ये हमारा करेक्टेड कोड मैंने बना के रखा हुआ है सोल्यूशन, दैट इज क्या, डिफाइन, सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने करेक्शन मार्क कर दी, क्या, एडिड कॉलन, तो कॉलन हमें फंक्शन के बाद ऐड करनी पड़ती है। देन नेक्स्ट प्रॉपर इंडेंटेशन, यहाँ पे यार इंडेंटेशन प्रॉपर्ली नहीं दे रखी थी, ठीक है, तो वो उसको करेक्ट कर दिया यहाँ पे, लाइक ये रिटर्न वाली जो इंडेंटेशन थी, ठीक है ना, वो मैंने बता ही दिया है। एंड देन यहाँ पे एक और चीज़ थी यार, देखो ये जो था ना, ये जो टपल जीरो जो आपका दिख रहा है यहाँ पे, जब भी आप इस तरीके से ऐड करते हो टपल्स को, ध्यान देना, जब भी आप इस तरीके से ऐड करते हो टपल्स को तो आप एक कॉमा लगाते हो। आपने अगर ये सैम्पल पेपर 1 की भी वीडियो देखी होगी, मतलब पार्ट 1 देखा होगा उसका, तो भी आपने नोटिस किया होगा मैंने कॉमा लगाया था उनको ऐड करते टाइम। तो एक कॉमा क्यों लगाते हैं, ये जैसे कि सेम यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे इस वाले स्टेटमेंट में क्या है, टपल लिखने के बाद एक यहाँ पे छोटा सा कॉमा लगाया गया है, सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी जीरो के बाद एक छोटा सा कॉमा लगना चाहिए था इन ब्रैकेट्स के बीच में एग्जैक्टली, तो वो यहाँ पे इनका एक और एरर है। देन वी हैव न्यू टपल, ये बिल्कुल ठीक है, और स्वैप कर दिया, और यहाँ पे करेक्शन एक और है, प्लस कॉन्कैटिनेट कर दिया, ये एक मैंने स्ट्रिंग वाले तरीके से मैंने बताई दिया। और मैंने एक और बता दी कि डायरेक्टली अगर आप कॉमा लगा देते हो यहाँ पे बिना स्ट्रिंग में कन्वर्ट किए और ये सब किए, तो भी आउटपुट सेम ही आने वाला है। एक्सप्लेनेशन देखा है, इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको करेक्टेड कोड लिखना है और अंडरलाइन कर देना है जो भी गलतियाँ आती है, राइट। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज चूज द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ओके यार, ये आ गए डायरेक्टली हमारे क्या एसक्यूएल डेटाबेस वाले क्वेश्चंस, और ये बहुत मतलब ध्यान से समझना, तुम खुद आंसर करोगे इनको, ठीक है। What constraint should be applied on a table so that duplicate values are not allowed in the table but null values is allowed? अब कह रहा है कि ऐसे कौन सा कंस्ट्रेंट हमें ऐड करना है कि एक टेबल में कि डुप्लीकेट वैल्यूज ना हो उस टेबल में, ठीक है, मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज ना आ पाए बट नल वैल्यूज आ जाए। अब ध्यान से समझना, जब भी हम प्राइमरी की वाला कंस्ट्रेंट को ऐड करते हैं तो प्राइमरी की क्या करता है कि उसको नल, और चाहे नल भी नहीं हो सकता और डुप्लीकेट भी नहीं हो सकता, वो दोनों की ही कैपेबिलिटीज छीन लेता है। वो कहता है कि भाई प्राइमरी की कहेगा कि ना ही तुम वैल्यू को नल रख सकते हो, ना ही तुम वैल्यू को डुप्लीकेट रख सकते हो, बट ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा कंस्ट्रेंट लगाएं कि डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड ना करे बट नल को कह दे, ठीक है, नल वैल्यूज रख सकते हो बट डुप्लीकेट नहीं रख सकते। तो डुप्लीकेट वैल्यूज ना रखने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही कंस्ट्रेंट है, दैट इज क्या, यूनिक, ठीक है। अगर आप यूनिक कंस्ट्रेंट लगाते हो तो वहां पे उस पर्टिकुलर कॉलम पे आपको यूनिक वैल्यूज ही रख सकते हो, आप कोई डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं रख सकते, बट ऑब्वियसली यहाँ पे नल अलाउड है। नेक्स्ट वाला सेम ऐसी, व्हाट कंस्ट्रेंट शुड बी अप्लाइड ऑन कॉलम, रिवर्स क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, दैट नल इज नॉट अलाउड इन अ कॉलम बट डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड। तो अगर नल को आपको क्या करना है, नल इज नॉट अलाउड, नल को अलाउड नहीं करना ना, तो यानी कि क्या, नॉट नल, ईजी, ठीक है। तो ये बहुत ईजी होता है ये एसक्यूएल के डेटाबेस वाले क्वेश्चंस, और ये वाले क्वेश्चंस एग्जैक्ट सीरियसली बहुत ईजी था, ठीक है। तो डायरेक्टली सिंपल एक वर्ड लिखना है और कुछ भी नहीं है। देन वी हैव इसका पार्ट 2, चूज द वन ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड टू रिमूव प्राइमरी की कंस्ट्रेंट फ्रॉम द टेबल, ठीक है। ये थोड़ा सा तुम्हें प्राइमरी की का पता होना चाहिए कि प्राइमरी की को ड्रॉप कैसे करते हैं, ठीक है, और डिलीट कैसे करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं, और ऐड कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ऑल्टर टेबल वाली जो कमांड होती है उसका यूज़ करके तुम इसको ईजिली कर सकते हो, ठीक है। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम वगैरह लिख के, ठीक है,
और प्राइमरी की, ऐड प्राइमरी की और ड्रॉप प्राइमरी की, वही है ना। देखो ये लिखा हुआ है ऑल्टर टेबल मोबाइल, टेबल नेम उसमें दे ही रखा था ऊपर मोबाइल, ठीक है। तो ड्रॉप लिख दो, तो ड्रॉप से क्या होगा, वो प्राइमरी की हट जाएगी, प्राइमरी की से हट जाएगा, और इसी की जगह पर अगर तुम ऐड लिख दोगे तो वो प्राइमरी की बन जाएगा, सिंपल। और इसके ऊपर वाला जो था मैंने आपको बताया था कि ये वाला ये क्या होगा, यूनिक लगाना पड़ेगा ताकि अगर आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज़ ना आए, और दूसरा यहाँ पे नॉट नल लगाना पड़ेगा ताकि नल वैल्यूज़ वहाँ पे कोई भी ना रख पाए। तो दैट्स इट, बहुत सिंपल क्वेश्चन ये भी था। लिस्ट वन एडवांटेज एंड स्टार टोपोलॉजी, तो क्या स्टार टोपोलॉजी बहुत सही चीज़ है। मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि भाई कंप्यूटर नेटवर्किंग के नोट्स से ही सब कुछ कंटेंट आएगा, और ये भी उसी से ही आ रखा है, ठीक है। अगेन तो लेट्स जस्ट, तो यार यहाँ पे सामने आपको दिखा देता हूँ मैं कैसे, मतलब अगर मैंने बोल रखा है ना कि नोट्स में से चीज़ें आएंगी, तो उसके अलावा कहीं से भी चीज़ें नहीं आने वाली, ठीक है। और इनको परचेज कर लो, मैं अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है। प्रॉपर टॉपर्स पैकेज परचेज कर लो, प्रिंट आउट करके रख लो, उसको तुम्हें बार बार पढ़ना पड़ेगा। CS इज़ नॉट ईजी, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, रिवाइज करना पड़ेगा। और ये वाले नोट्स में सब कुछ मैंने बहुत ईजी तरीके से दे रखा है, और इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अब देखो मैं दिखा देता हूँ, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि सैम्पल पेपर का क्वेश्चन डायरेक्टली नोट्स से आया है। अब यहाँ पे तुम्हें क्या पूछा था, स्टार टोपोलॉजी पूछा था, राइट। तो स्टार टोपोलॉजी मैंने करा क्या था, मैंने टोपोलॉजी, स्ट्रक्चर, प्रॉस, कॉन्स, मुझे पता है क्योंकि यही सब चीज़ें पूछी जाने वाली है, तो मैंने इन सबकी प्रॉपर एक टेबल ऑलरेडी बना दी है। तुम सबकी याद करके चले जाओ बस एक एक। स्टार टोपोलॉजी में क्या है, सेंट्रल हब और स्विच मेन काम करता है, ठीक है, स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे प्रोज यानी कि अच्छी बात क्या है इसकी, एडवांटेज क्या है कि इसमें ट्रबल शूटिंग ईजी होती है। मतलब कोई प्रॉब्लम आई तो इसमें एक मेन सिस्टम, एक बीच में एक सेंट्रल सिस्टम होता है, और उससे बाकी सारे के सारे सिस्टम कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक इमेज ओपन कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आपको वैसे थोड़ा समझाने के लिए और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको एक क्या होता है, एक बीच में स्टार टोपोलॉजी का मतलब एक बीच का सिस्टम है, ठीक है, और उससे बाकी सारे के सारे सिस्टम्स कनेक्ट हो रखे हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली सेंट्रल वाले को हम हब या फिर सेंट्रल हब बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये सबको कनेक्ट करता है। बट अगर इसमें एक एडवांटेज ये है कि अगर मान लो, मतलब ऐसा ना, आपको याद होगा, अगर आपके जो स्कूल में जो टीचर के पास, मतलब स्कूल में जो लैपटॉप्स होते हैं, सारे के सारे लैपटॉप्स एक मेन कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है जो कि टीचर के पास होता है। तो फिर उसमें क्या होता है, ट्रबल शूटिंग ईजी होती है। कोई भी प्रॉब्लम हो गई, मेन कंप्यूटर में सेट करो, बाकी सब में अपने आप ही रिप्लेस हो जाता है, चीज़ें करेक्ट हो जाती हैं। बट प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पे कि अगर वो मेन वाला ही कंप्यूटर प्रॉब्लमेटिक हो गया, मतलब उसी में ही दिक्कत हो गई कुछ, तो सब में एक साथ दिक्कत हो जाती है, फिर कोई भी सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं करता, ठीक है। तो ये हो गई। बाकी यहाँ पे यार मैंने बात आपको यहाँ पे बता दी, इजी ट्रबल शूटिंग, प्रॉब्लम सॉल्व करना तो आसान है, बट डिपेंडेंट ऑन सेंट्रल डिवाइस। सारे के सारे डिवाइसेस सेंट्रल वाले के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर ये गया तो सब गए, तो ठीक है। इस टाइप की कुछ चीज़ें हैं, और यही कुछ क्वेश्चन में भी पूछा था, वन एडवांटेजेस और वन डिसएडवांटेजेस। तो अगर आप इतना लिख के आ जाते हो दोनों में, तो मार्क्स आपको प्रॉपर मिल जाने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन था SMTP। यार मैं बता रहा हूँ, फुल फॉर्म्स याद करके जाओ। अब भैया कहाँ से याद करेंगे, ये देखो ना नोट्स में, ये जो मैंने नोट्स बनाए थे, ठीक है, इनमें मैंने फुल फॉर्म्स को अलग से अच्छे से इंक्लूड कर रखा है। देखो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, FTP, SMTP, मतलब जो भी है ना, जो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैंने उनको सब कुछ को एकदम कॉन्साइज तरीके से इंक्लूड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और इनका पर्पस भी लिख दिया, भाई पर्पस पूछ ले किस दिन क्या पता, ठीक है, हम रिस्क तो नहीं ले सकते। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुमने ये बेस्ट मटीरियल, ठीक है, TCP IP PPP टेलनेट, जो भी तुम्हारा क्वेश्चन होगा ना, वो यहीं से ही फॉलोअप होगा। इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, मैं गारंटीड कह सकता हूँ, ठीक है। XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, यही चीज़ें सब चीज़ें पूछी जाने वाली है तुम्हारी, ठीक है। तो ऑब्वियसली SMTP की फुल फॉर्म क्या है, अगर तुमने नोट्स से पढ़ा होगा तुम लोग बता दोगे, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देन व्हाट इज द यूज ऑफ SMTP। अब भैया यूज पूछा हुआ है, यूज तो हमें पता ही है, तो यूज के लिए भी क्या है, यहाँ पे है ना, देखो ये SMTP लिखा हुआ, और इसका पर्पज सेंडिंग ईमेल्स, बस पर्पस लिखा हुआ है, पर्पज यूज, ये तो बात है। तो मैंने यहाँ पे पर्पज ही लिखा है जानबूझ के, क्योंकि मुझे पता है कि पर्पज ही पूछेंगे इसमें से, और कुछ नहीं पूछेंगे। और अगर तुम सुमिता अरोरा में जाओगे, उसमें 10 तरीके की इन्फॉर्मेशन अलग से दे रखी है, ठीक है। तो वो यार एग्जाम टाइम पर, देखो मैं ये नहीं कह रहा सुमिता अरोरा की वो नहीं पढ़नी चाहिए, मैंने भी पढ़ी थी, बट यार एक्चुअली क्या है ना, अभी एग्जाम टाइम में अगर तुम लास्ट के 18 डेज में या फिर लास्ट के टाइम में अगर तुम इसको सुमिता अरोरा वगैरह ढूंढोगे, तो तुम बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो जाओगे, ठीक है। तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से क्या पढ़ना है। तो बेस्ट चीज़ ये है कि नोट्स को प्रेफर करो, और उनसे जितना ज़्यादा हो सकता है कंटेंट सीक आउट करो, ठीक है। सो देन वी हैव SMTP हो गया। एडवांटेज बता दी, इजी टू मैनेज, ट्रबल शूट, बिकॉज एवरी नोड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू सेंट्रल हब। डिसएडवांटेज, द सेंट्रल हब इज अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, अगर ये फेल हुआ तो फिर पूरा पूरा सिस्टम, पूरा पूरा नेटवर्क ही गया। SMTP की फुल फॉर्म देखिए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बहुत अच्छे। तो नेटवर्किंग को क्वेश्चन बहुत ईजी आने वाला है, बहुत बेसिक आने वाला है, बस नोट्स पढ़ के जाओ। कितने पेजेस के नोट्स हैं मैं बता देता हूँ यहाँ पे तुम्हें, ठीक है। तुम कई बार पेजेस पूछते हो कि भैया 6 पेजेस के नोट्स हैं, मतलब, और 6 पेजेस में से भी अगर तुमने 6 पेजेस तुमने पढ़ लिए अच्छे से, ठीक है,
6 पेजेस अगर तुमने अच्छा 6 पेज भी नहीं है, ये 5 ही पेज है। पहला तो ये वाला पेज है, ठीक है। तो सिर्फ 5 पेज है, 5 पेज में तुम्हारा पूरा कंप्यूटर नेटवर्किंग, ठीक है, कंप्लीट करा रखा है, ठीक है। तो बस ये 5 पेजेस और तुम्हारे साथ में कितने मार्क्स का ये, हाँ तो यार तुम्हारे 5 पेजेस और ये रहे 10 मार्क्स, ठीक है। 5 पेजेस में से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, और पक्की बात है 10 में से 10 तुम्हारे स्कोर कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन हियर। ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमने इस बार का सेक्शन 2 भी हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। एक बार चेक कर लेते हैं हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो ये रहा यार आपका सैम्पल पेपर, ऑफिशियल सैम्पल पेपर, ठीक है। सो दिस सैम्पल पेपर, ओके, सो 28 क्वेश्चन, लिस्ट 2 एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। ओके, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हमारा सेक्शन सी है, और सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बताना यार कमेंट्स में वीडियो कैसी लगी, ठीक है। एफर्ट्स लगता है बहुत ज़्यादा वीडियो बनाने में, और थैंक्स अ लॉट फॉर लाइक दिस मच सपोर्ट एंड लव। बाकी तुम्हारे लिए क्लास 12 के लिए अभी कंटेंट आना एक्चुअली शुरू हुआ है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रखी है तुम्हारे लिए। चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक, दोस्तों के साथ करना है शेयर, और अगर इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो नीचे लिखना है #महारथी मटीरियल, ठीक है। तो तब जाके लाइक इतने सारे व्यूज़ में से हमें भी तो पता चलना चाहिए कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि वीडियो को एंडिंग तक देखते हैं, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले बाय, जाओ पढ़ लो।